दूसरा किसका वैल्यू निकालना है हमको, डीएल का। डीएल तो ये छोटा सा सेक्शन हो गया भाई, छोटे से सेक्शन से तुम कहां से किसका वैल्यू निकाल पाओगे, कुछ नहीं निकलने वाला। हमको ये पूरे ट्रायंगल का यूज करना है, ठीक है। और इस वाले लेंथ हम लोगों ने कितना माना हुआ है, एल। अगर इस एल को डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो डीएल बाई डी थीटा आएगा कि नहीं आएगा। अरे इस एल को अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो ये डीएल बाई डी थीटा आएगा कि नहीं आएगा। तो डीएल मिला तुमको वहां से, देखो कैसे निकालेंगे यहां से हम लोग। ठीक है चलो भाई, पिछले वाले क्लास मतलब कि कल वाले क्लास में तुम लोगों को मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन करवाया था, वही करवाए थे आखिरी में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन होने के बाद अब हम लोगों को किसी भी एक क्या बोलना चाहिए, करंट कैरिंग वायर। एक काम करो, मैं वो करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो क्या बोलना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी होता है उसको मैं स्किप करके आगे बढ़ने वाला था, क्योंकि डायरेक्टली वो एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन वो तुम्हारा बेस है, समझ लो। थोड़ा मोड़ा उसका जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो तुमको आगे के में यूज करना पड़ेगा, तो इस वजह से छोटे छोटे ही हम लोग निपटाते हुए चलेंगे साथ ही में। हो सकता है तुम्हारे स्कूल वाले भी इसको अलग से और करवा दें। तो ठीक है भाई, आज का हम लोग का जो नया टॉपिक रहने वाला होगा इसको हम लोग कल तुमको मैं बता दिया था, बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। बायो सेवर्ट लॉ। अब बायो सेवर्ट लॉ जो है इसमें वो बी आई और टी लिखा रहता है ना, ये वो टी साइलेंट होता है, क्लियर। तो इसको बायो सेवर्ट लॉ बोला जाता है। बायो सेवर्ट लॉ जो है ये बेसिकली किसी भी एक कंडक्टर मत बोलना, ठीक है, अभी बताऊंगा एक्सप्लेन करूंगा। कंडक्टर की वजह से नहीं, किसी एक छोटे से, मान लो कोई सा ये पूरा का पूरा कंडक्टर हो गया, इसका एक छोटा सा एलिमेंट काट लिए, ठीक। तो उस छोटे से एलिमेंट के वजह से यहां से आर डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा ये बताता है बायो सेवर्ट लॉ। आया समझ में। तो बायो सेवर्ट लॉ जो है ये कभी तुमको पूरे कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके नहीं, मतलब पूरे कंडक्टर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके नहीं देगा, ये एक एलिमेंट के वजह से किसी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को प्रोवाइड करने वाला होगा, ठीक है। चलो भाई ठीक है, तो अब ध्यान दो, बायो सेवर्ट लॉ पहले बोलता क्या है ये चीजों को, पहले इसका तो लॉ ही खत्म कर लें। देखो ध्यान से, मान लो ये कोई सा एक कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक। इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं इसका एक छोटा सा यहां से हम लोग सेक्शन काटे, इसको हम लोगों ने एज्यूम कर लिया डीएल, ठीक। डीएल से आर डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर किसी एक पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा ये तुमको निकालना है, ठीक। और यहां से ये जो डीएल है, ये जो डीएल है इसका जो डायरेक्शन है, भाई डीएल भी तो वेक्टर हो गया यहां से, तब के केस में इसका डायरेक्शन जो तुमको करंट के डायरेक्शन में ही लेकर के चलना है, ठीक। तो करंट का डायरेक्शन डीएल का डायरेक्शन दोनों सेम हो जाएगा। इससे ये जो वेक्टर आर होगा ये मान लो थीटा डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, उसको वेक्टर आर ले लो, अभी वेक्टर और स्केलर दोनों फॉर्म में देखने वाले हैं, क्लियर है। तो डीएल और आर के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन गया यहाँ पे, थीटा। ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, जो थीटा डिग्री बना हुआ है एंगल वो किसके किसके बीच में है बोलने से, डीएल और आर के बीच में। किसके किसके बीच में बोलने से, डीएल और आर के बीच में। डीएल का डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। याद हुआ, याद हुआ ये। अब देखो ध्यान से, बायो सेवर्ट लॉ के हिसाब से, या फिर बायो सेवर्ट ये जो लॉ है ये बोलता क्या है कि अब देखो ये पूरे कंडक्टर की वजह से अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते तो उसको हम लोग बी एज्यूम करते, लेकिन एक छोटा सा पार्ट है, तो छोटे से पार्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे लग रहा होगा वो भी छोटा सा ही वैल्यू होने वाला होगा, क्लियर। तब के केस में यहाँ के छोटे मैग्नेटिक वैल्यू, छोटे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग डीबी से। आया बात समझ में, डीबी से। और ऑब्जर्वेशन क्या क्या किया गया या फिर कंक्लूजन, देखो ये तो है एक प्रैक्टिकल चीज, एक्सपेरिमेंटल बेस पे इसका ऑब्जर्वेशन किया गया था, और ऑब्जर्वेशन जो किया गया है वो देखो ध्यान से, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये देखना है। तो जो जो चीजें वहां पे लिखा हुआ है उसके बेसिस पे डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले तो हो जाएगा ये आई, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोन थ्रू द कंडक्टर, पहला चीज। दूसरे नंबर पे डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां से हो जाएगा डीएल,
मतलब ये एलिमेंट हम लोग जितना बड़ा लेंगे उतना ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू प्रोवाइड करने वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो डी बी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन थीटा के। जो थीटा है उसमें साइन ऑपरेटर लगाने के साथ में उसका जो भी तुम्हारा वैल्यू आ रहा होगा उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नेक्स्ट, डी बी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r² के। आया इतना समझ में? इतना समझ में आ गया? अब सबको अगर 60 के लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा और डिवाइड बाई ये हो जाएगा r²। क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब ध्यान दो, dB का वैल्यू अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके निकालेंगे तो ये हो जाएगा dB इक्वल्स टू k IDL साइन थीटा और डिवाइड बाई ये हो जाएगा r²। कोई डाउट इसमें? क्लियर? तो dB यहां से निकाले हुए थे, ये था मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब यहाँ पे k लिया जाता तो k का वैल्यू 1/4πε0 आता था। यहां पे जब k का वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा भाई dB इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4π। k का वैल्यू यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के केस में μ0 अपॉन 4π और यहां से इसका वैल्यू हो जाएगा I dl साइन थीटा डिवाइड बाई r²। यहां तक क्लियर हुआ? डेरिवेशन तो कुछ है नहीं, बस हम लोग किन के मतलब किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रहा है उसी को लिख लिए, कैसे उससे उन पे डिपेंड कर रहा है वो भी लिख लिए। सबको एक साथ मिला करके लिखने को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? बायो-सेवर्ट लॉ। अब यहाँ पे तुमको वैल्यू किसका मिला? बी का मिला हुआ है या डीबी का मिला हुआ है? डीबी का मिला हुआ है। तो डीबी का जो वैल्यू है ये पूरे वायर की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा या फिर ये छोटे से एलिमेंट की वजह से? छोटे से एलिमेंट की वजह से। तो बायो-सेवर्ट लॉ जो है ये किसी भी कंडक्टर के छोटे से एलिमेंट के वजह से लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को ये प्रोवाइड करता है। यहां से जैसे μ0 अपॉन 4π इसका वैल्यू अगर निकाला जाए तो ये होता है 10⁻⁷ और क्या हो जाएगा? ये डीबी का हो जाएगा टेस्ला और मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर एम्पियर। μ0/4π का वैल्यू इतना होता है। सिर्फ μ0 का वैल्यू निकालोगे तो 4π ले जाकर के इधर मल्टीप्लाई कर देना। और यहाँ पे जो ये μ0 आया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी। इसको क्या बोला जाता है? परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट जो था वो क्या था? परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट क्या था वहां पे? परमिटिविटी। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? परमिएबिलिटी। अब ये क्या होता है इसके बारे में मैं तुमको आगे बताऊंगा। ये मैग्नेटाइज होने का कैपेसिटी होता है किसी भी सब्सटेंस के, कितने अमाउंट पे वो मैग्नेटाइज हो सकता है उसका ये प्रॉपर्टी होता है। ठीक है? ठीक है, चलो इतने को लिखो भाई। ये है बायो-सेवर्ट लॉ। और एक चीज लिख लेना यहां पे, ये स्केलर फॉर्म है। ये बायो-सेवर्ट लॉ का स्केलर फॉर्म है, इसी का वेक्टर फॉर्म भी हम लोग को देखना है। स्केलर फॉर्म फॉर एन एलिमेंटल पार्ट dl, dB is directly proportional to I, dB is directly proportional to dl, dB is directly proportional to, बाकी जो लिखा हुआ है सारा कुछ वैसे का वैसे। लिखो 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 जल्दी लिखो। हाँ अच्छा, वो r² था, मिड ये है। वो ये लिखा था मैं इसको r², वो मिड ये है। ये लाइन दिख रहा है ना, ये मिड गया साथ में, ये r² था। आजा भाई। के IDL साइन थीटा ये r² है, वो r मिड गया था वहां से। ठीक है, लिखो। ये फॉर्मूला रट्टा मार लो। अभी आने वाले जितने 2-3 डेरिवेशन देखने वाले इसी का यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। dB इज इक्वल टू μ0/4π IDL साइन थीटा डिवाइड बाई r²। हाँ हो गया क्या? तो इसके बाद अब हम लोग इसी का वेक्टर फॉर्म देखेंगे। ठीक है, इसी का वेक्टर फॉर्म देखेंगे। देखो ध्यान से देखो, तो ये तो हो गया स्केलर फॉर्म। अब इसी का हम लोग को वेक्टर फॉर्म देखना है, ज्यादा तामझाम करना है नहीं, बहुत ही सिंपल।
अगर पहले वाले चैप्टर, पहले दूसरे ये जो चैप्टर से, इनमें मैंने तुम लोगों को बहुत सारे डेरिवेशन जो था वो वेक्टर और स्केलर दोनों ही फॉर्म में बताया हुआ, खास करके पहले वाले चैप्टर से, बस उसी का थोड़ा सा यूज करना है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लेते हो, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लेते हो तो ये तो हो जाएगा आर वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहां से लेकर के वहां पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसका वैल्यू कितना था, और साथ ही साथ हम लोग का जो ये डीवी का वैल्यू आया हुआ है, क्योंकि डीवी जो है ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डीवी का जो वैल्यू आया हुआ है इसमें हम लोगों को एक यूनिट वेक्टर जोड़ना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया, और डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलो भाई ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो वेक्टर फॉर्म, बायो सेवर्ट लॉ का है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम लोग लिख क्या रहे हैं, देखो ध्यान से, अगर यहां पे हम लोगों ने डीबी वेक्टर में लिया इक्वल्स, ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा फिर आईडीएल साइन थीटा, और डिवाइड बाय यहां से आ जाएगा ये आर स्क्वायर। यहां तक में कोई डाउट, क्लियर है? तो ये हम लोगों ने लिख लिया मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर तो डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा, पिछले वाले इमेज में आर हम लोगों ने लिया हुआ है वेक्टर के फॉर्म में, तो सिर्फ डायरेक्शन अगर लिखोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये आर कैप आ जाएगा। समझ में आया ये, इतना क्लियर है? आगे देखो, डीबी इक्वल्स टू ये हो जाएगा भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा, डीएल भी तो वेक्टर के फॉर्म में है, क्लियर, आईडीएल साइन थीटा डिवाइड बाई ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और इसको क्या लिखते हैं, हाँ वेक्टर आर, हाँ वेक्टर आर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, यही बनाता है तुम्हारा यूनिट वेक्टर। ये हो गया, और ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ये भी क्या है, ये जो आर लिखे हुए ये भी क्या है, ये मैग्नीट्यूड है ना, ये भी क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। तो भाई देखो अब इसको सॉल्व करके लिखोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये हो जाएगा आई डीएल वेक्टर, और यहां से हो जाएगा आर वेक्टर, आर वेक्टर, और यहां से आ जाएगा साइन थीटा। क्लियर है? ठीक है, आर वेक्टर और ये हो गया साइन थीटा, और डिवाइड बाई मैं इसको लिख रहा हूं आर क्यूब, या वेक्टर आर का क्यूब लिख सकते हो, मॉड ऑफ वेक्टर आर का क्यूब भी लिख सकते हो यहाँ पे। क्लियर, चलो उसी फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि वेक्टर फॉर्म है, तो मॉड ऑफ वेक्टर आर का क्यूब। यहां तक में कोई डाउट नहीं? अब ध्यान दो, अब ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ रहता है, जैसे मान करके चलो कोई सा भी एक फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी मल्टीप्लाई बाय वेक्टर सी लिखा हुआ है, ठीक, तो इसको तोड़ के लिखोगे तो इसको लिखोगे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, यहां पे ये साइन थीटा आ गया है, तो ये साइन थीटा को हटाओगे तो इनके बीच में कौन सा प्रोडक्ट लग जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, और दो फिजिकल क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट जो रहता है वही तुमको एक वेक्टर क्वांटिटी प्रोवाइड करता है। समझ में आया ये, क्लियर? चलो भाई, तो इस हिसाब से इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा आई और डीएल क्रॉस आर। ध्यान देना, पहले में क्या लिखे हैं डीएल, बाद में क्या है आर, तो जब भी तुमको डायरेक्शन लेना रहेगा तो डीएल से आर की तरफ जाओगे, ये समझ में आया, डीएल से आर की तरफ। कल जो हम लोग स्क्रू रूल से या फिर जो लेफ्ट हैंड थंब रूल से हम लोग डायरेक्शन निकाल रहे थे कल, तो उसके लिए डीएल से आर की तरफ जाना है, जब भी डायरेक्शन निकालने का बात आएगा डीएल से आर की तरफ जाना है, बन जाएगा इतना। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा भाई वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, और डिवाइड बाय यहां पे आ जाएगा आर क्यूब, ये क्लियर? लिखो, इसको लिखो जल्दी, हो गया, लिख लिए। चलो भाई यहां से अब आगे बढ़ा जाए, और तुम्हारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हेडिंग लगाओ इस पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। तो इसमें हम लोग दो केसेस लेंगे, एक हो जाएगा तुम्हारा फाइनाइट लेंथ का और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा इनफाइनाइट लेंथ का। ठीक है, तो दोनों को हम लोग साथ में डेरिवेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हारा जो फॉर्मूला आएगा वो फाइनाइट लेंथ के लिए आएगा,
ठीक है, फाइनाइट लेंथ के लिए आएगा और उसके बाद फिर उसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे तो तुम्हारा इनफाइनाइट लेंथ उसी में से बन जाएगा। तो लगाओ, हेडिंग लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। एक काम करो, हाँ लिख ही लो, करंट कैरिंग वायर। ठीक है, किसी भी एक करंट कैरिंग वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कैसे निकाला जाएगा, अब इसको ध्यान से देखते हुए चलो। इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को समझने पे फोकस करना। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करना, तो आगे चल करके तुम्हारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होंगे उसमें, और जो हम लोग सर्कल और एक लूप का देखने वाले रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो भी तुम्हारा इसी पे बेस्ड होने वाला होगा। ठीक है, चलो भाई ठीक। तो सबसे पहले तो कुछ यहां पे एज्यूम करते हुए हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये मान लिया हम लोगों ने एक किसी भी लेंथ का, कितने लेंथ का है छोड़ दो, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, इसका केस हम लोग बनाएंगे। क्लियर, और लेंथ कितना भी हो सकता है, हम लोग लेंथ भी अभी एज्यूम नहीं कर रहे हैं। यहां पे हम लोग एक छोटा सा बस एलिमेंटल सेक्शन लेंगे जिसको कि हम लोग बोलने वाले हैं डीएन। यहां तक क्लियर हो गया। अब भाई इस एलिमेंटल सेक्शन की वजह से, एलिमेंट की वजह से किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी हम लोग को निकालना है। तब के केस में मान करके चलो, यहां से ये, यहां से आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे कोई सा एक पॉइंट है पी, इस वाले पॉइंट पे निकालना है हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, पूरे वायर के वजह से। ठीक है, पूरे वायर की वजह से। अब ध्यान दो, यहां पे अब होगा क्या, देखो मान लेते हैं कि मैंने यहां से इस वायर पे इस पॉइंट पी तक एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, यहां से वायर तक एक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए। किसको किसको क्या क्या एज्यूम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, तो सब चीजों को ध्यान देते हुए चलना। अब यहां पे हम लोग एज्यूम क्या करेंगे, जनरली पिछले वाले में हम लोगों ने थीटा इसको लिया था पिछले वाले में बायो सेवर्ट लॉ जब एक्सप्लेन करा था तो मैंने थीटा इसको एज्यूम किया हुआ था। यहाँ पे थीटा इसको एज्यूम ना करके थीटा हम लोग अभी एज्यूम करेंगे इसको। क्यों, अभी पता चलेगा वो। ठीक, अगर ये एंगल थीटा है, ये कितना डिग्री, 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर। अब क्योंकि मेरे को इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी, तो मेरे को ये वायर पूरा कवर करवाना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि जो थीटा एंगल है ये कितने पार्ट को कवर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इतने। ये थीटा एंगल जो है ये कितने कितने पार्ट को, इस वो पूरे वायर के कितने पार्ट को कवर किया, सिर्फ इतने पार्ट को। लेबलिंग भी थोड़ा सा कर लेते हैं, मान लो कि ये है तुम्हारा पॉइंट ए, ये मान लो पॉइंट बी, है मान लो पॉइंट पी, वो तो दिया ही हुआ है। हम लोगों को यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ एज्यूम कर ले रहे हैं एल, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया हुआ है इसको हम लोग मान ले रहे हैं एक्स। क्लियर, सारे सारे एजम्पशन समझ में आ गया, किसको किसको क्या लिए हुए, एक्स जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम फ्रॉम कंडक्टर टू पॉइंट। ठीक है, और आर जो है ये एलिमेंट से, उस एलिमेंटल पार्ट से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। अब यहां से हम लोगों को अगर इस वाले पॉइंट तक, अगर यहां तक पूरा लेंथ लेना पड़ेगा तो भाई हम लोग को वहां तक का भी एंगल मानना पड़ेगा। अब जैसे मान लो ये हो गया थीटा एंगल, ये हो गया, यहां से ये ऊपर के एंगल को पूरा कवर करेंगे तो ये सेक्शन कवर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। यहां से फिर अगर नीचे, क्योंकि ये तो इतना ही कवर किया हुआ है, हमको पूरा नीचे तक जाना है, हमको यहां से पूरा नीचे तक जाना है। ऐसे देखो, ये ले लिए, इतने में पूरा वायर कवर हुआ या नहीं हुआ, हो गया। यहां पे दो चीजें और एज्यूम करेंगे हम लोग, एक तो इस परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर में जो एंगल बन रहा है इसको हम लोगों ने मान लिया थीटा 1, इसको क्या एज्यूम कर ले, थीटा 1। और इसी परपेंडिकुलर लाइन से जो पूरे नीचे तक का एंगल बना हुआ है, ये पूरा थीटा सिर्फ इतना है, थीटा सिर्फ इतना है, और ये पूरे एंगल को हम लोगों ने एज्यूम कर लिया थीटा 2। इसके ऊपर के एंगल को अगर हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो नीचे वाला एंगल क्या बन जाएगा, नेगेटिव।
आया बात समझ में? तो 3-4 चीजें यहाँ पे तुम्हारे भेजे में रहना चाहिए। सबसे पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, एलिमेंट से डिस्टेंस r, एंगल जो एज्यूम करेंगे वो यहाँ का थीटा लेंगे, और इसी थीटा को हम लोग को बेस मानना है। यहां से θ1 एंगल ऊपर तक है, सॉरी ऊपर तक उसको ऐड करते हुए चलेंगे। अरे थोड़ा थोड़ा करते हुए θ1 ऐड कर दिए, और यहीं से थोड़ा थोड़ा करते θ2 तक ऐड कर दिए। तो इतने में पूरे के पूरे कंडक्टर का जो लेंथ है ये कवर अप हो गया। आया इतना समझ में? इतना समझ में आ गया? क्लियर है? एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे हम लोग का वैल्यूज आने वाला रहेगा। अब बाय यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ, अभी तभी हम लोगों ने देख लिया है भाई कि बायो-सेवर्ट लॉ जो रहता है वो बोलता क्या है। तो लिखो यहां पे बाय यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ क्या बोलता है? ये तो पूरे वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू प्रोवाइड करेगा नहीं। बायो-सेवर्ट लॉ जो रहता है वो एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू प्रोवाइड करता है। तब के केस में हम लोग का यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा I। अच्छा इसमें तो बताना ही भूल गया, करंट I फ्लो हो रहा है भाई, करंट इसमें I फ्लो करवाए हैं। I dl साइन थीटा डिवाइड बाई यहां से आ जाएगा ये क्या लिखे, आर स्क्वायर लिखे कि एक्स स्क्वायर लिखे? एक चीज और, ये थीटा नहीं ना, ये 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा के लिए समझ में आया? क्योंकि ये वाले एंगल को लिया जाता है, हम लोगों ने थीटा उसको एज्यूम कर लिया, तो ये बचा कितना 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा आ गया। आइडियल साइन थीटा और डिवाइड बाई क्या लिखूं भाई बताओ, आर स्क्वायर लिखे कि एक्स स्क्वायर लिखे? आर स्क्वायर ना, क्योंकि एलिमेंट से लेकर के उस पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस का रिक्वायरमेंट होता है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। इतने में कोई डाउट? इतने में कोई डाउट? अब ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट चीज, एक स्टेप और लिख लेते हैं इसको। dB ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये हो जाएगा I dl और cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा डिवाइड बाई ये हो जाएगा आर स्क्वायर। आ गया इतना समझ में? अब ध्यान दो, यहां पे हम लोगों को ये जो थीटा दिख रहा है, थीटा थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक बोलने से, ऊपर के साइड में प्लस θ1 और नीचे के साइड में माइनस θ2। अगर एक का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा दूसरा तुम्हारा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है? मैंने अभी अभी बोला 3-4 चीजें दिमाग में बिठाओ। एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r और एलिमेंट से डिस्टेंस, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, एलिमेंट से डिस्टेंस r, जो परपेंडिकुलर लाइन है उससे ऊपर का एंगल अगर पॉजिटिव लोगे तो उससे नीचे तक का मेजरमेंट का एंगल नेगेटिव हो जाएगा। आया इतना बात समझ में? क्लियर है? अब ध्यान दो, थीटा यहां पे वेरिएबल है कि नहीं है ना भाई? थीटा वेरिएबल है, थीटा को हम लोग को θ1 से लेकर के माइनस θ2 तक का उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, थीटा वेरिएबल हो गया। दूसरा चीज समझो, थीटा के बढ़ने के साथ साथ आर का वैल्यू बढ़ेगा कम होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा? थीटा के बढ़ने के साथ साथ आर का जो वैल्यू है ये बढ़ेगा कम होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा? बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि जब यहां से थीटा का वैल्यू इधर थोड़ा सा ले लोगे तो लाइन इधर बनाना पड़ेगा, और ले लोगे तो और लेना पड़ेगा। जैसे थीटा का वैल्यू हम लोग θ2 तक लिया, तब के केस में लाइन इससे और बड़ा दिख रहा है। आया बात इतना समझ में? तो ये आर का वैल्यू भी यहाँ पे वेरिएबल है और थीटा का वैल्यू भी यहाँ पे वेरिएबल है। ध्यान दो, थीटा को डीएल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर पाओगे क्या? अरे है ना यहाँ पे थीटा, तो थीटा को डीएल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर पाओगे क्या? नहीं। थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को डी थीटा चाहिए, आर भी वेरिएबल है, आर को भी डीएल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर पाओगे क्या? नहीं। अरे नहीं हो पाएगा ना भाई। तो डीएल और आर इन दोनों को ही हमको थीटा के फॉर्म में चेंज करना है, डीएल और आर इन दोनों को ही हमको थीटा के फॉर्म में चेंज करना है। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा तो हमको पता ही होता है, एक्स का वैल्यू है ये, आर का वैल्यू है ये, थीटा का वैल्यू है ये। क्लियर? तो चेंज करो भाई, अब यहां से क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा, अब इसको पलटाओगे तो ये बन जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस किसके फॉर्मूले में आता है? कॉस के फॉर्मूले में आता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस एक्स बाई आर। यहां तक में कोई डाउट है? नहीं। आर का वैल्यू हमको चाहिए ना, वहां से आर का वैल्यू निकालेंगे थीटा के टर्म में भाई एक्स तो कांस्टेंट है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये तो कांस्टेंट है,
तो इसका इसका कोई लेना देना है नहीं। आर का वैल्यू यहां से निकाल लो, ये क्या आ जाएगा, एक्स डिवाइड बाई कॉस थीटा। इसको मान लो कोई सा भी एक इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, दूसरा किसका वैल्यू निकालना है हमको, डीएल का। डीएल तो ये छोटा सा सेक्शन हो गया भाई, इस छोटे से सेक्शन से तुम कहां कहां से किसका वैल्यू निकाल पाओगे, कुछ नहीं निकलने वाला। हमको ये पूरे ट्रायंगल का यूज करना है। ठीक है, और इस वाले लेंथ को हम लोगों ने कितना माना हुआ है, एल। अगर इस एल को डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो डीएल बाई डी थीटा आएगा कि नहीं आएगा। अरे इस एल को अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो ये डीएल बाई डी थीटा आएगा कि नहीं आएगा। तो डीएल मिला तुमको वहां से, देखो कैसे निकालेंगे। यहां से हम लोग निकालेंगे, अब इसी ट्रायंगल का फिर से यूज करते हैं। ये तो तुम्हारा एक टर्म आ गया आर का, अब हम लोग को डीएल को चेंज करना है। तो यहां से निकालो, ये एल है, ये एल है, और ये एक्स। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस किसके फॉर्मूले में आते हैं, टेन के फॉर्मूले में। तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। समझ में आ गया। एल का वैल्यू निकालो, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, एक्स टेन थीटा। कोई डाउट। अब इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे, डीएल बाई डी थीटा बन गया ये, इक्वल टू एक्स तो बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा इतना। समझ में आया ये। आगे इसी को कंटिन्यू करोगे, तो ये हो जाएगा डीएल इक्वल्स टू एक्स सेक स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर बी। ये दोनों वैल्यूज कैसे कैसे लाए, समझ में आया कि नहीं आया। और दोनों का वैल्यू हम लोगों ने किसके टर्म पे लाना था, थीटा के, क्योंकि यहां पे आर और डीएल जो है वो थीटा से वो इंटीग्रेट होगा ही नहीं या डिफरेंशिएट होगा ही नहीं। तो इसके लिए हमको इसको पहले थीटा के फॉर्म में लाना था, इसी वजह से हम लोगों ने इसको थीटा के फॉर्म में चेंज कर दिया। आ गया वैल्यू इतना समझ में। ये सारे वैल्यूज ला करके यहाँ पे भूस दो भाई। ये हो जाएगा डी बी इक्वल्स टू, यहां से क्या आ जाएगा, ये म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, आई का आई, डीएल का वैल्यू कितना आया है, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हो जाएगा एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा भी तो बचा हुआ है, और डिवाइड बाई यहां से आर का वैल्यू लिखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतना। कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक, अरे ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर में सेक स्क्वायर थीटा पहले से है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्या बन जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों आपस में कैंसिल। समझ में आया, क्लियर। एक काम करो, इसको और एक स्टेप लिख लो, डीबी इज इक्वल टू, ऊपर ना लो, यहीं पे इसको टांग करके सेक स्क्वायर थीटा लिख दो, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये हो जाएगा आई एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड बाई यहां से आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर थीटा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बना लेगा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक्स से स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पे, डी बी इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इधर क्या बचेगा फिर, आई और कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाई एक्स। क्लियर, इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया। चलो इतने को उतारते रहो, मैं इसको साइड करता हूं थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा साइड करता हूं, फिर इसको
हो गया क्या नोट डाउन? यहां तक नोट डाउन हो गया? लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। अब इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। हो गया? ठीक, देखो अब इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे। ये तो डी बी का बी बन जाने वाला होगा। इधर थीटा को इंटीग्रेट किधर से किधर करोगे? थीटा वन, सॉरी माइनस थीटा टू से लेकर के थीटा वन तक, यहां से चालू करो, यहां तक पहुंचते पहुंचते हो जाएगा जीरो, फिर थीटा वन तक जाना। ठीक है, चलो भाई, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इंटीग्रेशन में ये आ जाएगा आई कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाय एक्स। म्यू नॉट बाई 4 पाई एक्स कॉमन आ जाएगा बाहर, आई भी बाहर आ जाएगा, आई भी कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये माइनस थीटा टू से लेकर के ये थीटा वन तक, माइनस थीटा टू से लेकर के थीटा वन तक इंटीग्रेट करेंगे। आई बाहर आ गया, डिवाइड बाई एक्स बाहर आ गया, अंदर में कॉस थीटा जो है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, और इंटीग्रेट इसको करने वाले हैं हम लोग माइनस थीटा टू से लेकर के थीटा वन तक। क्लियर? अब इसको सॉल्व करो। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा i डिवाइड बाई एक्स, और यहां से आ जाएगा साइन थीटा वन माइनस साइन माइनस थीटा टू। ठीक है, साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो यहां से माइनस बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i डिवाइड बाई एक्स, और यहां से ये हो जाएगा साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ठीक है, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये है भाई तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। और ये केस तुम्हारा तब का है जब वायर जो है ये फाइनाइट लेंथ का होगा। वायर जब क्या होगा? फाइनाइट लेंथ का होगा। ये इसमें लिख लेना, फॉर फाइनाइट लेंथ, फॉर फाइनाइट लेंथ। इस वाले डेरिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है एजम्पशन को समझना, किसको किसको क्या क्या एज्यूम करके लिए हुए हैं। एक भी चीज आगे पीछे गड़बड़ाए, हाँ तो भाई फिर डेरिवेशन में तुम लोग को सिर पीटना पड़ जाएगा। यहां पे ध्यान दे करके समझे रहे ना, आर भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। अभी हम लोग सर्कुलर लूप का देखने वाले रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तब के केस में हम लोग का आर जो है ये भी कांस्टेंट बन जाएगा, थीटा जो है ये भी कांस्टेंट बन जाएगा। फिर क्लियर? हो गया? चलो, इसके बाद जो इनफाइनाइट लेंथ के लिए है, बहुत ही छोटा सा है, लिखना है, ज्यादा उसमें लिखना है नहीं अपने को। लिखो नीचे में इसको लिखो, फॉर इनफाइनाइट लेंथ, यहीं पे लिख लो, हो जाएगा फॉर इनफाइनाइट लेंथ। पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं? इंफिनिटिव में। आया बात समझ में? अगर मान लो ये वाला पॉइंट ये यहां पे हो गया, अगर इस लेंथ को हम लोग इनफाइनाइट ले लेंगे, अगर इस लेंथ को हम लोग इनफाइनाइट ले लेंगे, तो ये जो थीटा वन है इसका वैल्यू जो है ये हो जाएगा 90 डिग्री सीधा। अरे धीरे धीरे करके ये बढ़ते जाएगा, और सीधा आएगा कि नहीं आएगा ये। और थीटा टू का जो वैल्यू है ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। जब ये 90 हो जाए, ये 90 हो जाए, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर मिल गया, ये समझ में आया? तो अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर लेते हो तब के केस में थीटा वन और थीटा टू का वैल्यू कितना कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर हुआ क्यों होगा वो? समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, तो इस वजह से फॉर इनफाइनाइट लेंथ थीटा वन इक्वल्स टू थीटा टू इक्वल्स टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो इसका वैल्यू भी वन और इसका भी वैल्यू वन। समझ में आ गया ये?
ठीक है, तो लिखो θ1 एंड θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइड बाई एक्स, और ये हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90। इसका वैल्यू 2, 1 प्लस 1 2, और 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल तुमको वैल्यू प्रोवाइड करेगा यहां से म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 आई, सॉरी 2 पाई आई बाई एक्स, हो तो गया, इतना ही है। ये है भाई फॉर इनफाइनाइट लेंथ। हो गया, चलो भाई ठीक है, हो गया। तो एक डेरिवेशन आज और देख लेंगे छोटा सा, और कल फिर हम लोग जो डेरिवेशन करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। ये तो बेसिक बेसिक है। नेक्स्ट अगला हेडिंग लगा लो इस पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर वायर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एट द सेंटर, क्लियर, ध्यान दो इसमें। रैंडम ले लो कोई सा भी। हम लोग को निकालना कहां पे है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इसके सेंटर पे, क्लियर है, सेंटर पे। मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पे ये एक एलिमेंट काटा हुआ है, इसको हम लोग ले लिए डी है, इतना समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक करंट इसमें से मान लो किधर भी फ्लो करवा लो, इधर ही फ्लो करवा लेते हैं, चलो आई हम लोगों ने उधर फ्लो करवा दिया। अभी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तुम्हारे आई का करंट का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब तुमको डायरेक्शन निकालना रहेगा कि एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस करंट कैरिंग वायर की वजह से बन किधर रहा होगा, तब के केस में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन। आया बात इतना समझ में, इतना समझ में आ गया। आगे देखो, अब ध्यान दो, ये डीएल की वजह से इस वाले पॉइंट पे अगर हम लोग को निकालना है, ये मान लो पॉइंट है पी, इस वाले पॉइंट पे अगर हम लोग को निकालना है, ये वैल्यू जो है ये कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का। और इसको हम लोगों ने मान लिया फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आर, इसको हम लोगों ने अभी एज्यूम कर लिया कैपिटल आर। आया इतना बात समझ में, इतना ठीक है। तो इसके वजह से हम लोगों का जो वैल्यू आएगा डीबी का, डीबी इज इक्वल टू फ्रॉम बायोसेवर्ट लॉ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, छोटा सा एलिमेंट डीएल, और डीएल और आई, ये गया डीएल, ये हो गया। अब यहां से यह जो हम लोग डिस्टेंस लेते थे यही क्या होता था, स्मॉल आर मानते थे, और स्मॉल आर इस केस में क्या है, ठीक है। और दूसरा चीज, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा तुम्हारा सर्कुलर वायर। एक्स जो डिस्टेंस लिए थे याद करो, लिए थे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, तो यहां पे भी हम लोग एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये एक्स इज इक्वल टू ले लिया, इसका भी वैल्यू यहां पे कितना है आर। हाँ, एक्स इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो, अरे इसको रिप्रेजेंट उसी से कर रहे हैं जिसको हम लोगों ने पिछले में देखा हुआ था, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब ध्यान दो, ये आ रहा है वो आ रहा है आईडीएल साइन कितना डिग्री होगा, साइन 90 डिग्री होगा, और साइन 90 डिग्री डिवाइड बाय क्या होता है आर स्क्वायर ना, यहाँ पे है क्या कैपिटल आर है, तो भाई उसका हो जाएगा ये स्क्वायर। क्लियर, आगे इतना समझ में, ठीक है। चलो अब यहां पे ध्यान दो,
ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, आर जो है ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। आई भी यहां पे चला जाएगा कांस्टेंट, साइन 90 का वैल्यू 1, तो ये मिल करके कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहां से हो जाएगा आई डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहां तक में कोई डाउट नहीं? आगे देखो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आई बी एस, दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीपी इक्वल्स, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सब बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, और यहां से आ जाएगा i बाई आर स्क्वायर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ dl। dl बोलने का मतलब ये छोटा सा पार्ट है, और इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरा लेंथ आएगा कि नहीं आएगा भाई? छोटा सा dl 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 करते हुए एक राउंड घूम गए, तो एक राउंड जब घूमोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो dl इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई और i डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और dl को जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से आ जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कमफेरेंस का यहां पे वैल्यू लिखो, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई, और यहां से आ जाएगा आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। ठीक है, आर से आर कैंसिल, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 2, और इसका वैल्यू जो है ये आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 आर, या फिर b इज इक्वल टू, यहां से तुम्हारा आ गया म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 आर। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 आर लिखो। हो गया? चलो भाई, तो ये था तुम्हारा एक सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी का वैल्यू कितना हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, उसके लिए ये होगा डेरिवेशन। अब कल वाले क्लास में हम लोग ऐसे एक सर्कल लेंगे, ठीक, और ध्यान दो, इसके एक सेंटर में ऐसे एक लाइन खींच दिए, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सिस, इसको क्या बोला जाएगा, एक्सिस। अब इसके एक्सियल पोजीशन पे, जैसे मान लो ये वाला लाइन यहां तक खींच करके आया है, अब ये तो हो गया सर्कल, अब पूरे सर्कल की वजह से इसके इस एक्सियल पोजीशन पे, इस पूरे लाइन पे कहीं पे भी, ठीक है, इस पूरे लाइन पे कहीं पे भी हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। ये वैल्यूज मैंने, मतलब ये डेरिवेशंस मैंने शॉर्ट में इसीलिए निपटा दिया क्योंकि थोड़े थोड़े चीजें यहां से तुम लोग को एलिमेंट जानना था, जैसे इंटीग्रेट हम लोग को करना कैसे है, कहां पे कौन सा पार्ट जो है वो वेरिएबल हो रहा है, कहां पे कौन सा पार्ट जो है ये कांस्टेंट रह रहा है। जैसे यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तुम कोई सा भी एलिमेंट काट लो, यहाँ पे एलिमेंट काटोगे तो भी आर इधर लोगे, अगर मान लो यहाँ पे ये डीएल काटे, ये हो गया मान ले डीएल, और इलेक्ट्रिक करंट तो हम लोग इधर ही फ्लो करवा रहे हैं, तो यहां से जो डीएल का डायरेक्शन हो जाएगा वो इधर ही हो जाएगा, और आर किधर मानोगे, हमेशा सेंटर की तरफ, तो इसका भी एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। क्लियर? तो कोई सा भी सेक्शन काट लो, थीटा का वैल्यू तुम्हारा 90 ही होने वाला है। आया बात इतना समझ में? दूसरा चीज, इस वाले पॉइंट से कंडक्टर के हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये भी कांस्टेंट है। पिछले वाले में आर का वैल्यू जो था ये वेरिएबल था, आर का वैल्यू पिछले वाले में वेरिएबल था, यहां पे ये जो आर का वैल्यू है ये कांस्टेंट है। ये आर कभी चेंज होगा क्या? बात समझ में आया? और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, इसमें आर ही लिया हुआ है, हालांकि इसका तो वैसे कुछ यूज है नहीं खासा, लेकिन यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट जो है ये कांस्टेंट हुए हैं ये तुम्हारे भेजे में रहना चाहिए। न्यूमेरिकल्स बहुत बेहतरीन सा यहां से बनाता है, तुमको एक सर्कुलर वायर की वजह से इसी का सेमी सर्कल भी आता है, ठीक, तो वो मैं तुमको न्यूमेरिकल करवाने के टाइम पे करवाऊंगा, यहाँ पे मैं तुमको नहीं बता रहा, एक्स्ट्रा वो लोड होते जाएगा, इससे बढ़िया है क्वेश्चन के साथ में ही देखेंगे। तो यहां तक का जो आज कितना डेरिवेशन किए, तीनों को अच्छे से दिमाग में बिठाना, तो कल का डेरिवेशन एकदम अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज कल सिर्फ पीटते रह जाओगे, और एग्जाम के टाइम में मैं बार बार बोल रहा हूं वो जो सर्कुलर लूप वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 75 स्टार लगा करके उसको लिखे रहना। आ रहा बात समझ में? बोर्ड वो बाकी एग्जाम्स को छोड़ो, बाकी बोर्ड का वो एक तरीके से फेवरेट टॉपिक समझ लो, ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है बोर्ड के एग्जाम में वो पूछ ही दिया जाएगा, तो इससे बढ़िया है उसको एक बार अच्छे से कर लेना भाई, ठीक है। तो इन सारे एलिमेंट्स को ठीक तरीके से समझे हुए रहोगे तो कल तुमको प्रॉपरली, क्योंकि वहां पे हम लोग को थीटा डिवाइड भी करना पड़ेगा, यहां से ये तो सीधा नीचे उतर गया तो 90 डिग्री एंगल बना लिया,
अब मान लो कि यहां से मैं एक्सियल पोजीशन लिया, ऐसे करके मैं एक्सियल पोजीशन लिया हुआ हूं, और ये मान लो सर्कल है, तो मेरा सर्कल जो है ये मेरे सिर से ऐसे मान लो पास हो रहा होगा, या मेरे हाथ से पास हो रहा होगा। तो देखो ये अब एंगल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? जब यहां से टेढ़ा एंगल बना ना, पहले यहां पे सीधा आ रहा था, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का बनाया था। ठीक, अब हम लोग को आगे तक जाना है, तो भाई एंगल भी तो कुछ चेंज होगा। आ रहा बात समझ में? तो इसमें हम लोगों को और भी चीजों को लेकर के इन बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में उसके डेरिवेशन को समझना है। तो आज के लिए इतना ही था। चलो भाई, अब आगे जो रहेगा ये हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक।